सर्टिफिकेट जो है आपका मेन जरूरी है। 5 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से 1 नंबर का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरेक्टर है। अगर ये वेरीफाइड होती है तो ये सत्यापित करता है कि ये कैंडिडेट जो है जॉब करने के लायक है। अगर ये सत्यापित नहीं होती है तो कैरेक्टर है की वजह से ही आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। जो आप एप्लीकेशन में लगाए हैं या रिसेंटली कोई फोटो खींचे हैं तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सरनेम जैसे मेरा नाम राम कुमार राज है तो राज यहाँ डलेगा और राम कुमार यहाँ डलेगा, पहले अंतिम और बाद में। दोस्तों आप लोग पूछते रहते हैं कि पावर ग्रिड के कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अटेस्टेशन फॉर्म जो दिया है, जो कि 4 सेट दिया गया है, इस 4 सेट को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप लाइन टू लाइन हमारे वीडियो को देखिए और कोई क्वेरी रहती है तो जरूर कमेंट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना होगा, ऐसा फोटो जो आप एप्लीकेशन में लगाए हैं या रिसेंटली कोई फोटो खींचे हैं तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सरनेम जैसे मेरा नाम राम कुमार राज है तो राज यहाँ डलेगा और राम कुमार यहाँ डलेगा, पहले अंतिम और बाद में पहला नाम डलेगा। प्रेजेंट एड्रेस, अगर आप घर पे रहते हैं तो घर का एड्रेस डालिए, अगर आप जहां अभी रहते हैं वहां डालिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका जाएगा वेरिफिकेशन के लिए आपके घर तरफ। अगर आप गलत एड्रेस दीजिएगा, गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा तो आपका प्रोविजन पीरियड जो है कंप्लीट नहीं होगा। और आप ये मत मानिए परमानेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय तो है बस इसका रखिए। उसके बाद ये होम एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम, अगर मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का देंगे, अगर हम बिहार में रहते हैं तो होम एड्रेस बिहार का देंगे। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान या कहीं से आए हैं तो लिख दीजिएगा कि हम पाकिस्तान या कहीं से आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये एड्रेस पार्टिकुलर में ये देना है कि आप पिछले 21 साल के एज में और इसके बाद भी लगभग 5 साल के एज तक, मतलब कि अभी से बैक 5 साल कहाँ रहे हैं उनका डाटा यहाँ पे देना होगा। अगर इसमें ज़्यादा डाटा दीजिएगा तो ज़्यादा जगह डॉक्यूमेंट जाएगा और आपका जो है वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे डालिएगा 2000, एक अनुमान के अनुसार मैं बता दूँ 2020 से ही ले लीजिए, 2020 से हम 2000 इसी में कर देंगे 2026 एक ही बार। और मेरा घर का एड्रेस ये हो गया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये हो गया, एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप चेंज भी किए हैं तो भी आप ऐसे ही दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा बड़ा एड्रेस दीजिएगा तो ज़्यादा जगह आपका ये फॉर्म जाएगा। और वो जैसे मान लीजिए हम पहले रहते थे दिल्ली में, अब गए हैं पटना में, फिर पटना से गए घर में, घर से गए दूसरा गाँव में, इस टाइप का एड्रेस दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फॉर्म घूमते ही रह जाएगा, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर के कॉलम में फादर का नेम देना है, अगर जिंदा है तो उनका नेम दीजिए और डेट ऑफ बर्थ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पिताजी का जन्म हुआ ये दीजिएगा। ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि क्या व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन है क्या है नहीं है। अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड लिखिएगा, उनका भी एड्रेस लिखिएगा और परमानेंट एड्रेस। अगर इनका एड्रेस सेम है तो इसमें भी सेम ही एड्रेस डालिएगा। मदर का इसी तरह भर लीजिएगा, नेशनलिटी भर लीजिएगा, कहाँ जन्म हुआ है, कौन सा व्यवसाय है करती है, मतलब खाना बनाती है तो हाउसवाइफ लिखिएगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ लिखिएगा और परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखिएगा। इसी तरह अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ के बारे में लिखिएगा, अगर आप गर्ल्स है हस्बैंड के बारे में है तो हस्बैंड के बारे में लिखिएगा। ब्रदर कितने हैं, अगर 3 ब्रदर है तो 1, 2 और 3 सबको एक लाइन में ऐसे करके लिखना है। सिस्टर 4 है तो 1, 2, 3, 4 इस तरह का आपको जो है फिल करना है इसको। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन टू फर्निश विथ रिगार्ड टू सन एंड डॉटर, आपका बेटी बेटा है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ है वो, लेकिन विदेश में होना चाहिए। अगर विदेश में नहीं है तो इसमें सारा को ऐसे करके ना लिख दीजिएगा बस। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, प्रेजेंट एज भरना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन एज भरना पड़ेगा, प्लेस कहाँ जन्म हुआ था आपका वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट और इन सब
आपका रीजन क्या, मतलब रिलीजन क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, ये सब लिखिएगा। शेड्यूल कास्ट से आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका डिसेबिलिटी है कि नहीं है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो नहीं लिखिएगा। आप किसी भी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं वो लिखिएगा। अगर आप ये लिखते हैं तो जो है यहाँ तक फिल हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये देना होगा कि आप जो है प्रीवियस कहाँ कहाँ से एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। अगर 10th है तो 10th दीजिए, 12th है 12th दीजिए, डिप्लोमा दीजिए। इस तरह का चीज यहाँ पे दे दीजिए। अपना स्कूल का नाम, इंटरिंग दे दीजिए, कब आप स्कूल में एंट्री किए थे। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग डाल दीजिए, एग्जामिनेशन कब पास किए हैं। ये फिल करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे देना होगा कि आपका जो है कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपका क्या परफॉर्मा था, ये दोस्तों दीजिएगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस कंपनी के पास जाएगा, ये लेटर कंपनी आपके कंपनी के पास जाएगा, वो वेरीफाई करेगा तो ही आपका ये फॉर्म रिटर्न होकर आएगा, नहीं तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से भरिएगा। आप कहाँ काम किए हैं, डिजिग्नेशन क्या था, नेम ऑफ कंपनी का नाम क्या था, किस कारण से आप रिजाइन किए हैं, ये सारा डिटेल्स आपको देना होगा। प्रीवियस कंपनी में अगर जॉब किए हैं तो ये सब भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। हैव बीन अरेस्टेड, यस या नो करना है, तो इसमें सारा में नो कर दीजिएगा। अगर आप है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारा में नो ही होना चाहिए। एक में भी यस कीजिएगा तो आपको कॉज पूछा जाएगा, अगर इफ यस है तो कॉज बताइए। सारा में नो कर दीजिए। उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि आपको बहुत अच्छा से जानता है, अगर कोई तरह का एम्प्लॉय है किसी भी में तो वो जो है लोकलिटी एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ लिखिएगा बिजनेसमैन। उनका फ़ोन नंबर, जो आपके जैसे आपका डॉक्यूमेंट जाएगा घर तरफ तो वो जो है आपका रिस्पॉन्सिबल ले सके। आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर और कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया दोस्तों आपका अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप। मैं जो अभी बता रहा हूँ अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप, ये मस्ट जरूरी है। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, तो फिर हो सकता है आपका कैंडिडेचर रद्द भी हो। और ये मैरिटल स्टेटस में आप भर दीजिएगा, हम शादीशुदा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बस इसमें ये टिक कर दीजिएगा कि कोई नहीं है मेरे पास, अनमैरिड है बस, और साइन वाइन करके जो है जमा कर दीजिए, हो गया। डेट जो है सोच समझ के डालिएगा, डेट अभी नहीं डालिएगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका कोई आदमी विदेश में रहता है तब करना है। और ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है रिजाइन लेटर सौंप रहे हैं आपको, हम पहले कहीं जॉब करते थे, अब वहाँ जॉब नहीं करते, काज मुक्त कर दिया गया है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सारा कुछ ये जो है डॉक्यूमेंट आपका जाएगा वेरिफिकेशन में। तो चलिए हम आप कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हमें कमेंट किया था कि सर कैरेक्टर के बारे में एक बार बताइए। पीएफ आपको वहाँ भरना है, आपको यहाँ से नहीं भर के कुछ ले जाना है। ये तो मेडिकल में आगे है दोस्तों। यहाँ पे जो मेन बात आती है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका मेन जरूरी है। 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से 1 नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरेक्टर है। अगर ये वेरीफाइड होती है तो ये सत्यापित करता है कि ये कैंडिडेट जो है जॉब करने के लायक है। अगर ये सत्यापित नहीं होती है तो कैरेक्टर है कि वजह से ही आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। कहीं भी आपका कैरेक्टर, अगर जॉब करते हैं किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी तरह का आप कोई तरह का काम करते हैं, आपके ऊपर केस को फौजदारी सरा हो जाता है, तो आपको कैरेक्टर का ही खराब कर दिया जाएगा। और जब कैरेक्टर खराब हो जाएगा तो इंडिया का कोई कोना में जॉब कर लीजिए, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। इसमें क्या कीजिएगा, अपना नाम भरिएगा, पापा का नाम भरिएगा, और जो आदमी आपका यहाँ पे नीचे साइन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला है, वो आदमी कब से आपको जान रहा है, विदिन 6 मंथ या 1 साल। कम से कम दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 6 मंथ से आपको ज़्यादा जाना हुआ आदमी होना चाहिए। उसके बाद उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है, और नेम होगा, और वो क्या करेगा, अपना मोहर यहाँ पे जो है मारेगा।
ये सब उनको फिल करना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स आ जाती है कि सर ये क्या चीज़ है, गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले दोस्तों मैं एक ही बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, गजेटेड ऑफिसर मतलब हुआ कि जो आदमी साइनिंग अथॉरिटी रखता है, कोई भी बिल को, कोई भी चेक को, कोई भी बड़ा बड़ा अमाउंट को पास करता है, तो उनके पास क्या होता है, मोहर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं लेवल 6 से ऊपर जितने भी हैं वो सारे गजेटेड ऑफिसर हैं। आपका हो गया हाई स्कूल का हेडमास्टर, हो गया कॉलेज का प्रिंसिपल, हो गया आपका जो डॉक्टर का है सरकारी डॉक्टर, वो सारा साइनिंग अथॉरिटी रखता है। ये सब है। आपके कॉलेज का खुद का प्रिंसिपल जो है वो भी रहता है, तो ये इसमें आप अपना आसानी से साइन करा सकते हैं। और यही साइन कराइएगा, लेखा पदाधिकारी भी होता है वो भी करता है। तो जो भी अधिकारी लोग हैं वो आपका गजेटेड ऑफिसर में आ जाता है, तो वो साइन करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी एमएलए का बात किया गया है। अगर आप जानते हैं अपने एमपी एमएलए को तो और बढ़िया बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो फिर एक बार जाके मिल लीजिए, जान लीजिए, लेकिन वो जल्दी साइन करेंगे नहीं। सिंपल बात है, मैं सही सीधा बता रहा हूँ। उसके बाद डीएम या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ये आपको जानते ही नहीं है तो करेंगे ही कहाँ। तहसीलदार और नायब जो ऑथराइज होता है मजिस्ट्रियल पावर्स के लिए, ये करेंगे। और कोई भी आप जिस प्रिंसिपल के पास जाइएगा, लेकिन वो उससे आप लास्ट पढ़े हुए हैं उसी से आपको साइन करवाना होगा। बीच में क्या किए नहीं किए, 12th किए 10th के, उससे नहीं होगा। अगर आप डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा के ही प्रिंसिपल से आपको साइन करवाना पड़ेगा। तो मेनली आप यहाँ चले जाइए, अपने सरकारी ऑफिसर सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, उनको बोलिएगा आपको जान पहचान में है तो साइन कर देंगे। प्रिंसिपल के पास चले जाइएगा, साइन कर देंगे। और कोई जल्दी साइन नहीं करता भाई, कैरेक्टर है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग कमेंट किए थे तो मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। फिर भी क्वारी रहती है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर पल का अपडेट यहाँ पे देते रहता हूँ।